हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स में। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टीवी सीरीज वेंसडे के एपिसोड 5 और 6 को। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि वेंसडे अपने पिता पर मर्डर का इल्जाम लगाए जाने पर सोच रही होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1990 में हुए रेवन पार्टी में वेंसडे के फादर गोमेज एडम्स ने गैरेट गेट्स नाम के एक आदमी का मर्डर कर दिया था और प्रिंसिपल विम्स ने ये सब देख लिया था। फिर पुलिस की पूछताछ में उसने गोमेज एडम्स पर मर्डर का इल्जाम लगाया था। इसके बाद पुलिस गोमेज को अपने साथ ले जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल विम्स सभी बच्चों को ये बता रही होती है कि यूजिन की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वेडनेसडे एनिट को बताती है कि यूजिन अभी भी कोमा में है। इधर पेरेंट्स वीकेंड पर सभी बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे थिंग के बारे में पता चल गया था और इसके साथ ही वो बताती है कि वो जब से यहाँ आई है तब से उस पर अटैक होते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेवियर और बियांका को लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन तभी बियांका की मदर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बियांका हैरान हो जाती है। इधर प्रिंसिपल वेंसडे के पेरेंट्स से उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रही होती है और वो उन्हें सजेस्ट करती है कि वो वेंसडे के थेरेपिस्ट से मिलने जाए। उसके सजेशन पर वेंसडे के पेरेंट्स उसे लेकर थेरेपिस्ट से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ कैफे में बैठा शेरिफ गोमेज एडम्स यानी वेंसडे के फादर को देख लेता है। उसे परेशान देखकर टाइलर उससे पूछता है तो वो बताता है कि एक मर्डरर उसके सामने है, लेकिन बगैर प्रूफ के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर ने सिर पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। इधर वेंसडे थेरेपिस्ट के सामने ही अपने पेरेंट्स से गैरेट गेट्स के मर्डर की बात पूछती है। गोमेज एडम्स उसे सच बताना चाहता था, लेकिन मोर्टिशिया ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि अभी वेंसडे इस बात को नहीं समझेगी। तब वेंसडे कहती है कि वो इस मर्डर के बारे में खुद पता लगा लेगी। दूसरी तरफ हमें बियांका और उसकी मदर की बातचीत से पता चलता है कि बियांका का रियल नाम ब्रेंडी जैन है, लेकिन नेवरमोर में एडमिशन के बाद उसने अपना नाम बियांका रख लिया था और उसके अपनी मदर से आपसी रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी मदर अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने सायरन सॉन्ग से लोगों को मैनिपुलेट करके एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाती है, जिसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग। इसके जरिए वो लोगों से पैसे ठगती है और यही बात बियांका को पसंद नहीं आती थी और इसी वजह से उसने नेवरमोर में एडमिशन ले लिया था। उसकी मदर उसे बताती है कि उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली है और अब उसके सॉन्ग की पावर कम हो रही थी, इसलिए उसे बियांका की जरूरत थी। वो बियांका को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन बियांका मना कर देती है। तब उसकी मदर उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलती है तो वो नेवरमोर में सबको बता देगी कि उसका एडमिशन सायरन सॉन्ग की वजह से हुआ था। इधर वेंसडे यूजिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो कोमा में रहता है और उसका ख्याल थिंग रख रहा होता है। तभी वहाँ यूजिन की मॉम्स आ जाती है। उन्हें देखकर वेंसडे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मर्चुरी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेरिफ और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और शेरिफ की टीममेट उसे बताती है कि सुसाइड के वक्त सीसीटीवी कैमरे पर बबल गम चिपकी हुई थी, जिससे वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन वो डॉक्टर एक सुसाइड नोट छोड़कर गया था, जिस पर लिखा था कि वो गैरेट गेट्स के पुराने केस को लेकर शर्मिंदा था, क्योंकि उसने एक झूठी रिपोर्ट बनाई थी, जिस पर शेरिफ कहता है कि इस केस के मर्डरर को अरेस्ट करने के लिए वो 30 सालों से वेट कर रहा था, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था, पर अब उसे सबूत मिल चुका है। इधर वेंसडे देखती है कि उसकी मदर कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र पर गुलाब के कांटे रखकर चली जाती है। जब वेंसडे वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि वो कब्र गैरेट गेट्स की है। अगले सीन में नेवरमोर में जब सभी लोग पेरेंट्स वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी शेरिफ वहां आकर गोमेज एडम्स को अरेस्ट करके ले जाता है। वेंसडे जब अपने फादर से जेल में मिलने जाती है तो वो उससे गैरेट गेट्स के बारे में पूछती है। वो बताता है कि गैरेट गेट्स उसकी मदर को एक तरफा प्यार करता था। वेंसडे के पूछने पर कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गए तो उसके फादर बताते हैं कि वो पुलिस के पास गए थे, लेकिन गैरेट गेट्स रिच फैमिली से था, इसलिए किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और गेट्स के फादर आउटकास्ट से नफरत करते थे, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आउटकास्ट ने उनके बेटे पर ऐसा इल्जाम लगाया था। गोमेज बताता है कि जिस रात रेवन पार्टी थी तब गेट्स स्कूल के अंदर आ गया था और उसकी मदर को उसके साथ देखकर गेट्स को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गोमेज को मारने के लिए उसके पीछे तलवार लेकर चला गया था। ऊपर कॉरिडोर में जाकर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिससे वो तलवार दूसरी तरफ गिर गई थी, लेकिन जैसे ही गोमेज को मौका मिला उसने वो तलवार उठाकर गेट्स को मार दिया, जिससे वो ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। पर प्रिंसिपल ने उसे गिरता हुआ देख लिया और इसके साथ ही गोमेज के हाथ में उसने खून से सनी तलवार भी देख ली थी। अपने पिता की बताई
कहानी पर वेंसडे को शक तो होता है, लेकिन फिर वो शेरिफ से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता निर्दोष हैं और कोई है जो उसके इन्वेस्टिगेशन में अड़चन डाल रहा है, लेकिन शेरिफ उसकी बात नहीं मानता। इसके साथ ही वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में भी पूछती है। तब शेरिफ कहता है कि डीएनए मैच नहीं हुए हैं। इधर एनिट की मदर उसे वेयरवुल्फ में बदलने की थेरेपी के लिए एक समर कैंप में भेजने के लिए फोर्स करती है, जिससे वो अपनी मदर से गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे अपनी मदर को ढूंढते हुए उसी हिडन लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ उसकी मदर उसे बताती है कि नाइट शेड क्लब उसके पिता के पूर्वज ने ही स्टार्ट किया था। ये सुनते ही वेंसडे गुडी एडम्स का नाम लेती है और उसे बताती है कि उसने उसकी पेंटिंग पिलग्रिम वर्ल्ड में देखी थी। इस पर उसकी मदर बताती है कि नाइट शेड गुडी के लिए खुफिया हथियार था, जिससे वो क्रैकस्टोन के अत्याचार का जवाब देती थी। इसके बाद वेंसडे अपनी मदर से पूछती है कि उसके फादर ने गैरेट गेट्स को मारा था या नहीं। तब उसकी मदर उसे बताती है कि गैरेट को उसके फादर ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। वो बताती है कि उस रात रेवन पार्टी में जब उन दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी, तब उसने वो तलवार उठा ली थी और जब गैरेट्स उसके पास आ रहा था तब उसने वो तलवार आगे कर दी, जिससे वो उसके शरीर के आर पार हो गई और फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। फिर गोमेज ने उसके हाथ से वो तलवार ले ली और उसे वहाँ से भाग जाने को कहा और गेट्स को मारने का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं होने की वजह से वो जेल से रिहा हो गया था। वो ये भी बताती है कि उस समय गैरेट के मुंह से झाग निकल रहा था और वो गुस्से में पागल हो गया था। तब वेंसडे उससे पूछती है कि अचानक से गुस्से में पागल हो जाना और मुंह से झाग निकलने के लक्षण किस चीज के हैं। ये सुनकर उसकी मदर भी हैरान हो जाती है और इस बात का पता करने के लिए वो दोनों उसी रात उस कब्रिस्तान में जाकर गैरेट गेट्स की कब्र खोदते हैं। वो दोनों उसकी बॉडी को देख रहे होते हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस को देखते ही वेंसडे गैरेट की उंगली काट के अपने पास रख लेती है और फिर पुलिस उन दोनों को लॉकर में डाल देती है। वहाँ पर वेंसडे अपने पेरेंट्स को गेट्स की नीले कलर की कटी उंगली दिखाते हुए कहती है कि गेट्स जहर से मरा था और वो तीनों इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि अगर गेट्स तलवार से नहीं भी मरता तो वो जहर से तो मर ही जाता। और जब वेंसडे उस कटी उंगली को अपनी मदर के हाथ से वापस लेती है तब उसे फिर से साइकिक विजन दिखते हैं, जिसमें वो देखती है कि रेवन पार्टी की रात को गेट्स के फादर आउटकास्ट को मारने के लिए उसे जहर की एक छोटी शीशी देते हैं, जिसे वो अपने जेब में रख लेता है। और जब गोमेज और गेट्स के बीच हाथापाई होती है तब वो शीशी टूट जाती है, जिसका जहर निकलकर गेट्स की बॉडी में चला जाता है। वेंसडे की मदर समझ जाती है कि उसे साइकिक विजन आए थे और वो उससे पूछती है कि उसने क्या देखा था। तब वेंसडे उसे सब बताती है। इसके अगले दिन वेंसडे और उसकी माँ जेल से छूट जाते हैं और वो सीधे मेयर के पास जाते हैं, जहाँ वो दोनों उसे बताते हैं कि गेट्स तलवार से नहीं जहर से मरा था। और तब उन्हें पता चलता है कि ये बात मेयर पहले से जानता था, क्योंकि उस टाइम शेरिफ का बैज मेयर ने ही पहन रखा था और इस केस को उसी ने बंद कराया था। तब मेयर बताता है कि गैरेट गेट्स के फादर को नेवरमोर से नफरत थी, क्योंकि उसे लगता था कि नेवरमोर ने 200 साल पहले उसकी जमीन चुरा ली थी और उस रात गेट्स नेवरमोर में सिर्फ उसके फादर को नहीं बल्कि सभी को मारने आया था। और ये बात उसके पिता ने नशे की हालत में मेयर को पहले ही बता दी थी। झूठी रिपोर्ट बनवाने के सवाल पर मेयर बहाना बनाता है कि वो नेवरमोर और नॉर्मी की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मोर्टिशिया कहती है कि उसने ये काम गैरेट के कहने पर किया था, क्योंकि तब गैरेट मोर्टिशिया को बताता था कि शेरिफ उसके पिता के अंडर काम करते हैं, जिसे सुनकर मेयर गुस्सा हो जाता है। फिर वो वेंसडे और उसकी मदर के साथ डील करता है कि गोमेज पर लगे सारे इल्जाम रद्द करके उसे रिहा किया जाएगा और शेरिफ की तरफ से उससे माफी मांगी जाएगी। वहाँ से बाहर निकलने पर मोर्टिशिया वेंसडे को बताती है कि उसे भी साइकिक विजन दिखते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं और वेंसडे के नेचर के अकॉर्डिंग उसे डार्क विजन दिखते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे एक खास ट्रेनिंग की जरूरत होगी जो एक पूर्वज ही उसे दे सकता है। वेंसडे उसे बताती है कि उसे अपने साइकिक विजन में गुडी एडम्स दिखी थी। मोर्टिशिया कहती है कि वो इन सब से सावधान रहे और तभी गोमेज बाहर आ जाता है, जहाँ शेरिफ उससे माफी मांगता है। इसके बाद नेवरमोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से विदा ले रहे होते हैं। एनिट की मदर उसे समर कैंप जाने के लिए फिर से कहती है, लेकिन एनिट इसके लिए मना कर देती है। इधर बियांका उसकी मॉम के साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो 1 साल बाद आएगी और इसके लिए उसकी मॉम को सायरन सॉन्ग की मदद लेना बंद करना होगा। इधर वेंसडे के पेरेंट्स भी वापस जा रहे होते हैं। उसकी मदर उसे अपने एकेडमिक सेशन की मैगजीन देते हुए कहती है कि जब भी उसे इसकी कोई जरूरत हो तो वो क्रिस्टल बॉल के थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकती है। उनके जाने के बाद वेंसडे वो मैगजीन खोलकर देखती है। उसे मैगजीन में कुछ दिखता है और इसके तुरंत बाद वो प्रिंसिपल विम्स के पास जाती है और विम्स को 1990 के टैलेंट शो का एक पिक्चर दिखाती है, जिसमें विम्स और मोर्टिशिया ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और विम्स जूरी गार्डलेन का रोल करते करते पूरी तरह उसी के रूप में बदल गई थी। ये दिखाते हुए वेंसडे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की रात रोवन सच में मारा गया था और दूसरे दिन उसका रूप लेके विम्स ही सबके सामने आई थी।
वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो ये बात शेरिफ को जाकर बताएगी, जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि रोवन के पिता को सब पता है और वो खुद विम्स के फेवर में ही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रोवन ने अपनी टेलीकाइनेसिस शक्ति की वजह से वेंसडे पर 2 बार अटैक किया था। प्रिंसिपल कहती है कि उसे रोवन और नेवरमोर की रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा, पर तभी उन दोनों को बाहर से कोई शोर सुनाई देता है। जब वो बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि लॉन में किसी ने आग से फायर विल रेन लिखा होता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि वेंसडे अपने रूम में जलती हुई कैंडल्स के बीच में आग बंद करके बैठी होती है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और सारी कैंडल्स बुझ जाती है। अचानक वहाँ एनिड आती है और वो वेंसडे से पूछती है कि वो क्या कर रही थी। वेंसडे बताती है कि वो गुडी एडम्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तभी कोई दरवाजे के नीचे से एक कागज खिसकाता है। वेंसडे कागज उठाकर देखती है, उसमें लिखा होता है कि अगर वो अपने सवालों का जवाब चाहती है तो क्रेक स्टोन की गुफा में रात को उससे मिले। रात को वेंसडे एनिड के साथ क्रेक स्टोन की गुफा तक जाती है, जहाँ एनिड भारी खड़ी होती है और वेंसडे अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसे किसी के खांसने की आवाज आती है और अचानक से जेवियर, एजेक्स और एनिड अपने दोस्तों के साथ वेंसडे के लिए केक लेकर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। दरअसल उस दिन वेंसडे का बर्थडे होता है और ये बात थिंग ने सबको बताई होती है, लेकिन वेंसडे उनको इग्नोर कर देती है और उसकी नजर वहाँ की दीवार पर जाती है जिस पर लिखा होता है फायर विल रेन व्हेन आई राइज, जिसका मतलब होता है जब मैं लौट आऊंगा तब शोले बरसेंगे। वेंसडे सबको बताती है कि इसका पहला हिस्सा नेवरमोर के लॉन में लिखा था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वेंसडे जैसे ही उस दीवार को छूती है तो उसे साइकिक विजन दिखते हैं और वो देखती है कि उसके आसपास कोई कह रहा होता है कि क्रेक स्टोन वापस आ रहा है। वो आँख खोलती है तो उसके सामने गुडी होती है। वो वेंसडे से कहती है कि मेरे वंश की रेवन तुम हो। जब वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो उसे उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखा सकती है तो गुडी कहती है कि उसे इस पर खुद कंट्रोल करना सीखना होगा और फिर वो उसे एक बंगला दिखाते हुए कहती है कि अगर वो क्रेक स्टोन को रोकना चाहती है तो इसके बारे में पता करे और ये कहकर वो गायब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में वेंसडे अपने रूम में बैठकर उस बंगले के गेट का स्केच बना रही होती है। तभी थिंग एक बैग लेकर आता है जिसके साथ एक कार्ड होता है जिसमें वेंसडे के पेरेंट्स ने उसके 16th बर्थडे पर उसे विश किया होता है और उस बैग में उनकी गिफ्ट की हुई मरी हुई गिलहरियां होती हैं। एनिड बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए ये गिफ्ट यहाँ छोड़ गए थे और फिर वो भी वेंसडे को गिफ्ट में एक ब्लैक कलर का स्कार्फ देती है। इसके बाद अगले सीन में प्रिंसिपल को मेयर के साथ देखते हैं जहाँ वो रेवन पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेयर प्रिंसिपल से कहता है कि उसके बेटे ने रेवन में जो कुछ भी किया था उसके लिए उन्होंने उसे 1 हफ्ते के लिए घर में बंद कर रखा था और कल रात लॉन में आग लगने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद हमें जेवियर को दिखाया जाता है जो वेंसडे से पूछता है कि उसने अपने साइकिक विजन में क्या देखा था, लेकिन वेंसडे उसे बताने से मना कर देती है। इधर मेयर का बेटा नेवरमोर में सजा के तौर पर काम कर रहा होता है। तभी बियांका उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर उससे पूछती है कि ये ब्रेसलेट उसे किसने दिया। वो बताता है कि रेवन पार्टी में उससे हुई गलती के बाद एक लेडी ने उसे मॉर्निंग सॉन्ग नाम का सेल्फ हेल्प ऐप डाउनलोड करने को कहा था और बताया था कि उससे वो अपनी लाइफ पर फोकस कर सकता है। जिसके बाद उसने वो ऐप डाउनलोड की और फिर उस लेडी ने उसे ये ब्रेसलेट दिया। दरअसल वो लेडी बियांका की मदर ही होती है। बियांका उसे ये ऐप डिलीट करने के लिए कहती है और बताती है कि उसकी मॉम ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही है और उसके साथ ही वो बताती है कि वो अपनी मदर जैसी बिल्कुल नहीं बनना चाहती। मेयर के बेटे को उसकी ये बात पसंद आती है और वो उसे कॉफी पर आने के लिए इनवाइट करता है। इसके अगले सीन में हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जहाँ वो यूजिन से मिलने हॉस्पिटल आती है और तभी वहाँ वो थेरेपिस्ट भी आ जाती है। वो वेंसडे को बताती है कि उसे यूजिन की मॉम्स के लिए हायर किया गया है जो यूजिन के ऊपर हुए अटैक से सदमे में है। वेंसडे वहाँ से जाने लगती है तो थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि गुडी कौन है, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो उसकी दूर की कजन है। फिर हमें मेयर का कैबिन दिखाया जाता है जहाँ उसकी असिस्टेंट एक डेथ सर्टिफिकेट लाती है जो मेयर ने मंगवाया होता है। ये सर्टिफिकेट लॉरल गेट्स का होता है। फिर मेयर उससे पूछता है कि क्या इमेज ब्लूम ने फिर से कॉल किया था, जिस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि गेट्स के बंगले में जलती हुई लाइट्स को लेकर उसने शेरिफ को खबर भिजवा दी है। इधर वेंसडे कैफे में बैठी होती है तभी टाइलर आकर उसे बर्थडे विश करता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वेंसडे उससे कुछ नहीं कहती। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर टाइलर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी शेरिफ वहाँ आता है और वो टाइलर से कॉफी बनाने को कहता है। तब वेंसडे शेरिफ को बताती है कि स्कूल में आग से लिखी धमकी क्रेक स्टोन की गुफा की दीवार में भी लिखी हुई है। वो कहती है कि इसका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन शेरिफ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वेंसडे थिंग के साथ जेवियर के आर्ट स्टूडियो में जाती है जहाँ जेवियर पेंटिंग कर रहा होता है। वेंसडे के वहाँ आने
से वो खुश हो जाता है। वेंसडे उससे उस बंगले के गेट का स्केच दिखाकर कहती है कि उसे इसकी झलक दिखी थी और क्या वो इस जगह को पहचानता है। तब जेवियर उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जिस पर वही बंगला बना होता है। वेंसडे के पूछने पर वो बताता है कि उसे कुछ दिनों से इस जगह का सपना आ रहा था और वो ये भी बताता है कि ये गैरेट गेट्स का पुराना बंगला है। तभी थिंग एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है। वेंसडे देखती है कि जेवियर ने उसी की वायलिन बजाते हुए पेंटिंग बनाई है। तब जेवियर कहता है कि रेवन पार्टी के बाद से वो वेंसडे को भूल नहीं पा रहा था और तभी उसने ये पेंटिंग बना दी और फिर वो अपने जादू से उस पेंटिंग में वेंसडे को वायलिन बजाते हुए भी दिखाता है। लेकिन वेंसडे उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बियांका मेयर के बेटे का वेट कर रही होती है। तभी टाइलर वहाँ आता है और उसे एक पैकेट देते हुए कहता है कि ये गिफ्ट एनिड ने वेंसडे को दिया था और वेंसडे इसे यही भूल गई थी, क्या वो उसे ये पैकेट लौटा सकती है? जिस पर बियांका हाँ बोल देती है। तभी मेयर का बेटा वहाँ आ जाता है। वो बियांका को बताता है कि उसने वो ब्रेसलेट उतार दिया है। फिर वो कहता है कि उसे लग रहा था कि उस पार्टी के बाद से सभी आउटकास्ट की तरह बियांका भी उसे पसंद नहीं करेगी। तब बियांका उससे कहती है कि उसकी माँ उसे ये कहकर गई थी कि सायरन के सुर कभी नहीं बदलते, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन लोग उसे बुरा ही समझेंगे और वो अपनी माँ की इस बात को गलत साबित करना चाहती है। इसके साथ ही वो मेयर के बेटे से पूछती है कि उसने पार्टी में ऐसा क्यों किया था। तब वो बताता है कि आउटरीच डे पर वो अपने फादर की हुई इंसल्ट का बदला लेना चाहता था पर अब उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है और वो अपनी इमेज सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ वेंसडे गैरेट गेट्स के पुराने बंगले पर जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस बंगले के अंदर से मेयर निकल रहा होता है और वो शेरिफ को वॉइसमेल भेजते हुए कहता है कि उसने असली मुजरिम को पहचान लिया है और अब वो उसे मिलकर बताएगा कि उसे किस पर शक है और क्यों है। वेंसडे थिंग से उसका ध्यान भटकाने को कहती है और जब थिंग उसका ध्यान भटकाता है तब वेंसडे उसकी कार की डिग्गी में छुप जाती है। इसके बाद मेयर अपनी कार से शेरिफ से मिलने कैफे जाता है। शेरिफ कैफे के अंदर से ही उसे देख लेता है। मेयर कार से उतरकर रोड क्रॉस कर ही रहा होता है कि एक दूसरी कार उसका एक्सीडेंट करके वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर शेरिफ घबरा जाता है। वो देखता है कि मेयर के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाता है और तभी वेडनेसडे भी डिग्गी से निकलकर शेरिफ के सामने आ जाती है। अगले सीन में शेरिफ की टीम वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और शेरिफ और वेंसडे उसी कैफे में बैठे होते हैं। वहाँ शेरिफ वेंसडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उससे पूछता है कि वो मेयर की कार में क्या कर रही थी। तब वेंसडे उसे बताती है कि उसने मेयर को गैरेट गेट्स के बंगले से निकलते हुए देखा था और उसने वो वॉइस मेल भी सुन लिया था, इसलिए वो इसके बारे में और जानना चाहती थी। वेंसडे कहती है कि जब मेयर उसे कुछ बताने वाला था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए तो इसका मतलब ये मामला गेट्स फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगले सीन में प्रिंसिपल वेंसडे को कहती है कि उसने स्कूल को लॉकडाउन में कर दिया है और अब वो उस स्कूल के बाहर कहीं नहीं जा सकेगी। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में आकर नॉवल लिख रही होती है। तभी वहाँ मिस थॉर्नहिल आ जाती है और उसे 19 साल की एक लड़की मैरी शेली की लिखी हुई एक बुक देते हुए कहती है कि वो नहीं चाहती कि वेंसडे को स्कूल से निकाला जाए, इसलिए इस बुक को पढ़कर वो अपना ध्यान इन्वेस्टिगेशन से हटा ले। वेंसडे बताती है कि मैरी शेली उसकी प्रेरणा होने के साथ साथ उसके लिए अभिशाप भी है। अगले दिन वेंसडे स्कूल के फोन से टाइलर को फोन करके कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी है और उससे उसी रात नेवरमोर के गेट पर मिलने को कहती है। इधर शेरिफ टाइलर की बात सुन लेता है और वो उससे कहता है कि वो वेंसडे से दूर रहे क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। जिस पर टाइलर शेरिफ से पूछता है कि कहीं वो उसकी माँ के बारे में तो बात नहीं कर रहा और ये कहते हुए वो शेरिफ को गुस्से भरी नजर से देखने लग जाता है। तब शेरिफ कहता है कि वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि उसे मेयर को देखने हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद उसी रात को वेंसडे एनिड को ये झूठ बोलकर अपने साथ ले जाती है कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर टाइलर वेंसडे का वेट कर रहा होता है और एनिड को देखकर वो वेंसडे से कहता है कि उसे लगा था कि वो दोनों डेट पर जा रहे हैं और एनिड वेंसडे से कहती है कि उसे लगा था कि वो दोनों नाइट आउट करने जा रहे हैं। तब वेंसडे बात टालते हुए कहती है कि अब प्लान चेंज हो गया है और वो टाइलर से वहाँ से चलने को कहती है। इधर नेवरमोर में जेवियर वेंसडे से उसकी बनाई पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए उसके रूम के बाहर से उसे आवाज लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो अंदर जाकर देखता है कि थिंक टाइपराइटर में कुछ टाइप कर रहा होता है। जेवियर उससे पूछता है कि वेंसडे कहाँ है। इधर वेंसडे टाइलर और एनिड को लेकर गैरेट गेट्स के उसी पुराने बंगले पर इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। वो सबसे पहले गैराज में जाकर देखती है और वहाँ वही कार खड़ी होती है जिसने मेयर का एक्सीडेंट किया था। इसके बाद वो टाइलर और एनिड के साथ उस बंगले के अंदर जाती है जहाँ गेट्स फैमिली की पेंटिंग दीवार पर टंगी होती है जिसमें गैरेट गेट्स के साथ उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर लॉरेल गेट्स होती है। वेंसडे समझ नहीं पाती कि जब गेट फैमिली की डेथ हो चुकी है तो गुडी ने उसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती है। उस लाइब्रेरी की दीवार पर वेंसडे को एक बटन दिखती है जिसे दबाते ही एक हिडन रूम का गेट खुल
खुलता है और उसके खुलते ही सामने जोसेफ क्रैकस्टोन की पेंटिंग होती है, जिसे देखकर एनिट डर जाती है। वेंसडे देखती है कि उस पेंटिंग के सामने रखी कैंडल अभी भी गर्म थी। इसके बाद वो टाइलर से ग्राउंड फ्लोर चेक करने को कहती है और वो एनिट के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करने जाती है। ऊपर जाकर एनिट को एक रूम दिखता है जो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और वहीं टेबल पर एक बॉक्स रखा होता है जिस पर LG यानी लॉरल गेट्स लिखा होता है। वो दोनों वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से कांच फूटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर एनिट घबरा जाती है। वेंसडे जल्दी से वो बॉक्स उठाकर अपने पास रख लेती है और एनिट को वहाँ से चलने को कहती है। तभी उन्हें टाइलर के चिल्लाने की आवाज आती है जो उन्हें वहाँ से जल्दी से चलने के लिए कह रहा होता है और फिर वो दोनों वहाँ से नीचे जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सीढ़ी पर उस मॉन्स्टर की परछाई दिखती है। ये देखकर वेंसडे एनिट को लेकर एक लिफ्ट के अंदर छुप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और वो लिफ्ट के बाहर से पंजा मारकर उसे हिलाने लगता है, जिससे लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है। एनिट और वेंसडे दोनों एक रूम में आकर गिरते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मॉन्स्टर ने जिन भी लोगों को मारा था उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग बॉटल में रखे होते हैं और तभी उनको ऊपर से उस मॉन्स्टर के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ के वेंटिलेटर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वेंसडे टाइलर को बचाने फिर से उस बंगले की तरफ जाती है। वो देखती है कि टाइलर घायल हालत में वहीं पर बैठा होता है और उसके सीने पर मॉन्स्टर के नाखूनों के निशान हैं, जिसमें से काफी खून निकल रहा होता है। तभी जेवियर भी वहाँ आ जाता है। दरअसल वेंसडे की उस बंगले में जाने की बात थिंग ने जेवियर को बता दी थी। इसके बाद हमें टाइलर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेंसडे टाइलर की ड्रेसिंग कर रही होती है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और वो टाइलर की हालत देखकर वेंसडे पर गुस्सा होता है, लेकिन वेंसडे उससे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है और वो फिर से गैरेट गेट्स के बंगले के उसी रूम में शेरिफ के साथ जाती है, जहाँ उसने मॉन्स्टर के थ्रू मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को देखा था। लेकिन अब वो रूम पूरी तरह से खाली था। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि उसके जाते ही वहाँ से ये सब किसी ने हटा दिया है, लेकिन शेरिफ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इसके लिए उसने उसके बेटे और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल दी थी और फिर वो उसे टाइलर से और उस केस से दूर रहने की सख्त हिदायत भी देता है। फिर वो वेंसडे को नेवरमोर में छोड़कर चला जाता है। यहाँ प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहती है कि उसने लॉकडाउन के दौरान उसकी लगाई हुई पाबंदी का उल्लंघन किया था और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाली, इसलिए वो उसे नेवरमोर से निकाल भी सकती है। तब वेंसडे उसे वही पेंटिंग दिखाती है जो रोवन ने उस बुक से फाड़ी थी, जिसे देखकर विम्स हैरान हो जाती है। वेंसडे उसे बताती है कि ये रोहन की चेतावनी है। उसने बताया था कि ये पेंटिंग उसकी माँ ने मरने से पहले बनाई थी और कहा था कि ये लड़की यानी वेंसडे स्कूल को तबाह करने आई है। वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो इस स्कूल को बचाना चाहती है और इसलिए वो उससे एक और मौका मांगती है, जिस पर प्रिंसिपल उसे मौका दे तो देती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर उसने फिर से कुछ गड़बड़ की तो वो उसे स्कूल से निकाल देगी। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में आती है। वो देखती है कि एनिड अपनी पैकिंग कर रही होती है और वो बताती है कि वो थॉर्न हिल के रूम में शिफ्ट हो रही है। वेंसडे उससे सॉरी कहती है, लेकिन एनिड उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए अपने दोस्तों की जान भी खतरे में डाल सकती है। वेंसडे उससे कहती है कि वो इस केस के बहुत क्लोज आ चुकी है और ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तब एनिड कहती है कि उसने वेंसडे की फ्रेंड बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं की और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेंसडे को बहुत बुरा लगता है। वो लॉरल गेट्स का बॉक्स खोलकर देखती है। तभी उस बॉक्स के नीचे से कुछ फोटोग्राफ गिरते हैं। वेंसडे देखती है कि वो उसी के फोटोग्राफ्स होते हैं। इस एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में मेयर के रूम में कोई आता है और वो वेंटिलेटर से पाइप निकाल देता है और इसी के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया।